जी मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताता रहा हूँ और पिछले बहुत सारे महीनों में बताता रहा हूँ, करीब पिछले 5-6 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान में इलेक्शंस की बात हो रही है, वो बेईमानी है। वो आने वाले समय में अभी साल, डेढ़ साल मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी होने वाला है इलेक्शन। कम से कम अभी साल भर की तो आप उम्मीद ना लगाएँ, अनलेस की सिचुएशन कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो जाए। किसी भी गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस करने के लिए जो नया एक्सपेरिमेंट इस समय किया जा रहा है, उसके लिए कम से कम 1 साल तो आपको लोगों को देना ही होगा। तो देखते हैं कि उस 1 साल में क्या होता है और बहुत कुछ बहुत कुछ डिपेंड करेगा उस 1 साल में कि क्या कुछ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट दे पाती है। और मुझे लगता ये है कि जिस किस्म की ये कैबिनेट बनाई गई है, ये मेरी उस बात को कन्फर्म करता है कि अभी चुनाव नहीं होंगे और ये कि ये सरकार कुछ 3 महीने के लिए और जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भई सिर्फ निगरान हुकूमत जो आएगी या जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ इलेक्शंस के लिए आएगी यानी कि 90 दिन के लिए आएगी, ये 90 दिन के लिए नहीं है। कल जब कैबिनेट ने शपथ ली है, ओथ ली है, उस समय तक शुरुआत में जो मिनिस्टर्स का नंबर रखा गया था वो 16 था, बाद में 18 हुआ और अब इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लगभग 24 पहुँच चुका है। 24 में 24 मेंबर्स की जो कैबिनेट है ये ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड कैबिनेट है जिसमें आपके जो सलाहकार हैं, जो एडवाइजर्स हैं वो भी शामिल हैं, जो स्पेशल एडवाइजर्स जिनको कहा जाता है, तो वो सब मिला-जुला के और आपकी ये 24 मेंबर्स की कैबिनेट अब तक बन चुकी है। ये नंबर आने वाले दिनों में नहीं बढ़ेगा, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता ज़ाहिर है। तो बहुत पॉसिबल है बहुत पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में ये नंबर बढ़ जाएगा। खैर, तो हम आगे देखते हैं इस बात को मगर जो 2 बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है इस वीडियो में और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एक कि पाकिस्तान इस समय लगातार बहुत तेज़ी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। जिसके अंत में नतीजा 3 तरह का हो सकता है। एक कि वाक़ई में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इलेक्शन हो, संभावना पॉसिबिलिटीज़ की बहुत कम नज़र आती है मुझे भी। दूसरा ये माशाल्लाह और तीसरा ये कि किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके और जो करंट गवर्नमेंट है इसको लंबे टाइम के लिए खींच दिया जाए, लेट्स से 1.5-2 साल के लिए खींच दिया जाए। मैं आपको उन मुद्दों पे लेकर आता हूँ कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मेरे कहने के पीछे बेसिस क्या है। देखिए, कैबिनेट आ गई कल, जैसी भी है लंगड़ी-लूली अच्छी हो जी, इसमें भरे पड़े हैं टेक्नोक्रेट, पॉलिटिशियंस बहुत कम है, सिवाय आई थिंक होम मिनिस्टर के सरफराज बुख्ती साहब के पॉलिटिशियंस बहुत कम है, मेजोरिटी टेक्नोक्रेट्स की है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये 2 अगर आप निकाल दें जो कि प्योर प्योर एंड प्योर पॉलिटिशियंस हैं, उसके अलावा बाकी सब के सब टेक्नोक्रेट हैं। बाय द वे उसमें हमारे भाई साहब जिनको मैं कहता हूँ हमारे बड़े भाई हैं मिर्जा सोलंकी साहब, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बन चुके हैं इस कैबिनेट में अंदर। आज सवेरे ही मेरी उनसे जो है मैसेज एक्सचेंज हुआ मुबारकबाद का। तो जाहिर है वो मिनिस्टर है तो मैंने उनको फोन करना जरूरी नहीं समझा, मैंने कहा बेचारों को सुबह सुबह आज उनका पहला वो भी था, मीटिंग भी थी, आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, तो मैंने कहा आज उनका बिजी शेड्यूल जा रहा होगा तो व्हाट्सएप से ही काम चलाओ। खैर, तो मुबारक मिर्जा भाई को। और तो खैर हम अपनी बात पे वापस आते हैं और वो ये कि अब ये बढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ। पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये है जनाब कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। जैसे ही कल कैबिनेट ने शपथ ली है, इलेक्शन कमीशन ने कल अनाउंस कर दिया है कि 3 महीने में यानी 90 दिन में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनको जो करंट सेंसस जो हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बहुत सारी चीजें याद दिलाऊंगा जो मैं इससे पहले आपको बताता रहा हूँ। तो कल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो हमने सेंसस करवाया था उसके हिसाब से अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा और चूंकि वो सेंसस को अप्रूव कर दिया गया है इसलिए अब हमें डिलिमिटेशन करना होगा। डिलिमिटेशन करने के लिए हमको 4 महीने का वक्त चाहिए होगा लगभग, दैट मीन्स अराउंड दिसंबर तक ये मतलब निकलेंगे जाकर नवंबर दिसंबर तक, और दैट इज इट। उसके बाद में फिर वो करीब 48 डेज का टाइम होता है, रफली 2 महीने का टाइम होता है जो चाहिए होता है कैंपेनिंग वगैरह के लिए और दैट इलेक्शन जब आपके अनाउंस कर दिए जाते हैं तो। मगर किसने देखा दिसंबर और किसने देखे 90 दिन 120 दिन जो भी कहें आप उसको, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको उसको रीजन भी बताता हूँ क्यों। तो होने क्या जा रहा है, अगर ये इस समय पर इलेक्शन नहीं होते हैं आगे जाते हैं, तो जो नेक्स्ट इनका सेट शेड्यूल बनता है वो रफली आप मान लीजिए कि फरवरी के एंड में
करीब बनता जाएगा, फरवरी के एंड में, मार्च के शुरू में इनको इलेक्शंस करवा देने चाहिए। मगर सवाल ये है कि जिस किस्म की कैबिनेट बनाई गई है, जिसमें सारे के सारे टेक्नोक्रेट भर दिए गए हैं, नजर ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है, या ये यूं कहा जाए एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मजबूत किया जाए सरकार को, और आपको इस सरकार की मजबूती का अंदाजा इस बात से हो जाएगा, इंटेंशन का, कि सरकार को मजबूत किया जाना है। जो लगभग 150 के करीब बिल पास किए गए पिछले एक महीने में, जब वो पार्लियामेंट के जो लास्ट डे चल रहे थे, उसमें एक महीने के अंदर अंदर में लगभग 150 से ज्यादा ही बिल पास किए गए, मतलब सैकड़ों के नंबर में दनादन बिल्कुल फैक्ट्री लगा दी गई थी बिल पास करने की। और सो मच सो कि जो एमएनएस थे, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स थे, उनको बिल सवेरे जब वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं तब पकड़ाए जा रहे थे, यानी कि वो अपने घर से बिल पढ़कर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं वो किस बात के लिए वोट कर रहे हैं। उनको बता दिया गया कि जाओ भैया टप्पा मारो, साइन करो, आगे बढ़ो, कहानी खत्म, तुम्हारी जो एक्सेप्ट जरूरत है वो सिर्फ मोहर लगाने के लिए है, इससे ज्यादा तुम्हारी फालतू की औकात नहीं है। कानून बाद में जब बन गया उसके बाद पढ़ते रहना घर बैठ के। तो ये पिछले महीनों में होता रहा है। मसला क्या रहा है? मसला ये है, देखिए, एक वक्त था जब ये सब कुछ चल रहा था, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही थी, तब माना जा रहा था कि नवंबर में इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में, है ना। अच्छा, मैं आपको उस वक्त भी ये कहता था जब केपी की असेंबली वगैरह डिसॉल्व करी थी, उसने अपने इमरान ने, और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व की थी, मैं आपको क्यों कहता था? देखिए, मुझे मालूम था कि जो चीफ जस्टिस हैं वो 16 सितंबर तक है, ये आप भी जानते थे, मैं भी जानता था। कैलकुलेशन सीधी सीधी मेरी ये थी कि एज ए पॉलिटिशियन 16 सितंबर तक नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। 16 सितंबर के बाद में अगर वो रिलीफ के लिए नए चीफ जस्टिस 17 को आ जाएंगे, तो ये तो है नहीं कि 17 को चीफ जस्टिस आगे बैठे और भागे भागे तुरंत नवाज शरीफ ने के उसी दिन यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि साहब मेरी सजाएं माफ की जाए। हालांकि अपनी सजाएं काट चुके हैं, बट जो भी है उनका लीगल प्रोसेस पूरा होना है तो होना है। तो जनाब, अगर मान लीजिए कि उन्होंने सितंबर के सेकंड वीक, थर्ड वीक में आके कहीं अप्लाई किया, तो भाई कुछ 2-4 हेयरिंग की जाएंगी। 2-4 हेयरिंग के लिए ये तो नहीं कि डेली बेसिस पे हेयरिंग की जाएगी इसकी, तो क्या किया जाएगा भाई, 2-4 हफ्ते उसमें भी लगेंगे, महीना लग गया, चलो एक लगा लो, अगर 4 हफ्ते भी लगा लो, 4-5 हेयरिंग के लिए। और अगर ऐसा होता है तो दैट मींस आप अक्टूबर के आखिर में पहुंच गए। अगर आप अक्टूबर के आखिर में पहुंच गए, फिर डिसीजन आता है, तो फिर वो वहां से चलेंगे, लंदन से या दुबई से, जो भी है। अब आजकल एक नई तारीख आ रही है ना 15 सितंबर की, 15 सितंबर को वो निकल रहे हैं, और वो आकर दुबई में रुक जाएंगे, और फिर दुबई में कुछ दिन आराम करेंगे। आराम आराम कुछ नहीं करेंगे, वो बेसिकली मौजूदा हालात देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या बन रहा है। अगर वो 15 सितंबर को दुबई आकर बैठ जाते हैं, तो वो कोई आराम करने के लिए नहीं बैठ रहे। दुबई से लंदन की जो फ्लाइट है वो रफली क्या बनेगी आपकी, कोई 6 घंटे। अगर आप 6-7 घंटे की फ्लाइट को आप ये लगाइए कि उसके बाद उनको आराम की जरूरत पड़ेगी, फिर तो उनको लंदन में बैठ के आराम करना चाहिए पूरा। जरूरत की अगर आप 7 घंटे की ट्रैवल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो खैर, तो वो आकर दुबई बैठेंगे, और जाहिर है कि उसके बाद में वो पाकिस्तान के हालात जज करेंगे और देखेंगे कि भाई मुझे कितनी रिलीफ मिल रही है, नहीं मिल रही है, अदलिया का क्या मूड है, जुडिशरी मेरे फेवर में कितना जा रही है, कितना नहीं, वेदर वो मेरे घर के को ही सब जेल करार दे रहे नहीं। कल खबर आई है कि नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वापस आऊंगा तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। पर सवाल ये है कि आप जेल का मतलब जेल लगा रहे हैं, या जेल का मतलब आप ये भी चाह रहे हैं कि आपके घर को ही जेल करार दे दिया, सब जेल करार दे दिया जाए, और आप अपने घर में आराम से बैठे रहे कि भाई आप बाहर नहीं जाएंगे घर से, बस बात खत्म। तो ये तमाम किस्से चल रहे हैं। तो जिस समय पर ये बातें चल रही थी, तो और नवंबर का किस्सा चल रहा था कि पीएमएलएन नवंबर में आके कहीं इलेक्शन के लिए तैयार है, तो उस समय भी उनको ये मालूम था कि भाई उसमें नवाज शरीफ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती थी कि इलेक्शन नवंबर में हो या जल्दी हो, क्योंकि जो हालात हैं इकोनॉमी के पाकिस्तान में वो बेहद बुरे हैं। जो उन बुरे हालात में वो ये नहीं चाहते थे। अच्छा, फिर ये भी कि अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो पीडीएम का, या यूं कहिए आप पीएमएलएन का, नवाज शरीफ की पार्टी का हारना तय था, क्योंकि जो जो महंगाई की गई, जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, आईएमएफ के साथ जो जो नेगोशिएशंस की गई, जितना डिले किया गया और जितना किया गया, ये सब आप लेकर चलिए, उसके बदले में जो इकोनॉमी का हालत हुई है, स्टॉक एक्सचेंज की हालत हुई है, प्राइसिंग की हालत हुई है, डॉलर के रेट का जो कुछ हुआ है, उसके चलते उसका जो पॉलिटिकल कॉस्ट जो उसकी है वो पीएमएलएन के ऊपर आनी थी। क्यों? क्योंकि भाई पीपीपी ने तो अपने हाथ पहले यहाँ रखे थे, उन्होंने अपने बेटे को बनाया फाइनेंस मिनिस्टर, वो हो गए पीछे, उन्होंने ऐसी मरो तुम सबके सब। नतीजा क्या हुआ? आपको याद होगा कि जब मैंने लास्ट मंथ करीब 20 तारीख के आसपास मैंने जब एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्शन क्यों टलेंगे, वो इसलिए टलेंगे क्योंकि 25 तारीख को सीसीआई की मीटिंग होने जा रही है। उस समय मैंने आपको बताया था कि 25 तारीख की सीसीआई की मीटिंग बुला ली गई थी, मगर फिर वो 25 तारीख वाली मीटिंग टल गई थी, नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? अगेन वही
ये आपस के जो कंट्राडिक्शंस थे, पीपीपी एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएलएन, इनके बीच के जो कंट्राडिक्शंस थे वो उभर रहे थे और उनको लेकर कुछ तारतम्य इनका बन नहीं पाया था, जिसके नतीजे में 25 तारीख की जो सीसीआई की मीटिंग यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग थी वो नहीं हुई थी। सीसीआई की मीटिंग में ही जो सेंसस था उसको अफर्म किया जाना था, रेटिफाई किया जाना था, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करता कि भाई हम इलेक्शन इतने दिन में करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, जो कि अब हुआ, कल हुआ। तो मित्र वो होते इन्होंने क्या किया है, उस सीसीआई की मीटिंग को उन्होंने टाला वहां से और ड्रैग करके आखिर तक लाया, जब उनकी सरकार गिरने वाली थी उसके बाद मतलब आखिरी हफ्ते में जाकर उन्होंने उसको रेटिफाई किया है, विच मेंट अच्छा। और तब तक आप देखिए कि शहबाज शरीफ ये लाइन लेते रहे थे कि नहीं साहब हम तो पिछली वाली जो मर्दमशुमारी है उसी पे करवा देंगे इलेक्शन, मगर आखिरी हफ्ते में अगर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं हम तो नई पे कराएंगे, जो कि हमारे सरकार का, इमरान सरकार के टाइम पर डिसीजन हो चुका है कैबिनेट का, तो हम तो नए उस पे जा रहे हैं, सेंसस हो चुका है और उसी पे किया जाएगा। तो दैट मीन्स कि बेसिकली इंटेंशन वाज क्लियर कि अब हम इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं, और वही हुआ जो आज कल अनाउंस कर दिया गया फॉर्मली, कल शाम को कैबिनेट के शपथ लेते ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सब तरफ से। तो मित्रों ये क्लैरिटी मुझे ये थी कि भाई इनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल कॉस्ट का जो है वो बीच में रास्ते में आएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जिसने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है वो उसका नुकसान अकेले सारा कुछ बर्दाश्त करे और दूसरी पार्टी ऐश करने चली जाए। दो बातें और सुनिए इसमें, ये इससा ऐसा ही कुछ एक बार पहले भी पीपीपी और पीएमएलएन के बीच में हुआ था, जब मुशर्रफ के खिलाफ स्ट्रेटजी बन रही थी और नेगोशिएशंस हुई थी मुशर्रफ के साथ में। उस समय पर भी जरदारी साहब गए थे अकेले नेगोशिएशंस के लिए नवाज शरीफ की पार्टी के और मुशर्रफ के यहाँ से नेगोशिएशन के लिए। उसमें आप पाएंगे कि जो जरदारी साहब थे वो सरेंडर करके आ गए थे पूरी तरह से, मतलब वो जितनी भी उछाल कूद थी उन्होंने कोई नहीं लगाई और चुपचाप वो सारी शर्तें मानकर आ गए थे। उस समय पर जरदारी साहब का ये कहना था, जब लोगों ने ये कहा कि भाई आप हमें क्यों नहीं ले गए, उनकी तरफ से नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से इतने सारे लोग आए थे, आप हमें साथ क्यों नहीं ले गए। तो जरदारी साहब का उस समय जवाब था कि भाई मगर ले भी जाता अपनी साइड से, कितने ही लोग लेके जाता, तो भी मुझे सरेंडर ही करके आना पड़ता, क्योंकि नवाज शरीफ ने मुझे फौज के आगे खड़ा कर दिया था और खुद पीछे हट गए थे। आप ये देखिए, मेरा सीरियसली ये मानना है इस बार भी नवाज शरीफ ने ये किया। आप जरा गौर कीजिए, सीसीआई की मीटिंग से पहले तक इन्होंने, सीसीआई की पहले 25 की मीटिंग थी, तब किसी ने कोई सांस नहीं ली, तो वो मीटिंग कैंसिल हुई, पोस्टपोन हुई, बल्कि दोबारा जब मीटिंग हुई तो उससे पहले, मीटिंग से पहले तक, एक दिन पहले तक पीपीपी ये कहती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि साहब पुरानी मर्दमशुमारी पर ही हमें नवंबर के अंदर इलेक्शन करवाने, पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक, सेंसस के मुताबिक आप इलेक्शन करवाइए, 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सेंसस सीसीआई की मीटिंग में बैठती है तो सीसीआई को आराम से चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह से बैठकर रेटिफाई करके वापस आ जाती है। क्यों? और अब जब वो रेटिफाई हो गया है और कल इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, तो वही पीपीपी अब कल से फिर चल रही है कि नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, हम तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हमें फैसला करना है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाए ना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, ये सब ऑलरेडी जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत पॉसिबल है कि हम भी उनके साथ चले जाएं, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि 90 डेज के आगे इलेक्शन जाएं, और हमें उसको, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि भाई अगर आपने यही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए फैसला करना था, तो आपने सीसीआई की मीटिंग में स्टैंस क्यों नहीं लिया? वो स्टैंस नहीं लिया आपने, वहां आपका दम निकल जाता है। तो देखिए ना, मतलब पॉलिटिक्स जब करने में बात आती है, जरदारी साहब के साथ में स्टैंस लेने जैसी कोई चीज नहीं है। एक बार स्टैंस उन्होंने लिया था तो कई महीने के लिए, लगभग साल भर के लिए दुबई भाग कर रहने लगे थे, और सारी की सारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। पीपीपी का राज था, इन्होंने जब ये कहा था कि हम ईद से ईद बजा देंगे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो इन्होंने कहा था, उस समय पर अगले ही दिन भाग लिए थे, फिर दुबई बैठे रहे थे साल भर तक, और सारी कैबिनेट की मीटिंग दुबई में हो रही थी। तो आपको मैं बताऊं, फौज से टक्कर लेने का इनका कोई मदा नहीं है। ये चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह वो सब करेंगे जो इनका एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, बाद में आके उछल कूद करते रहेंगे, जो कि अब कर रहे हैं। कल से अब तक अब पीपीपी उछलकर बाहर आ गई है और वो लगातार ये कह रही है कि नहीं साहब, हमें तो ये इलेक्शन 90 डेज के अंदर चाहिए। तो देखें ना, मतलब आप कहीं ना कहीं खेल तो खेल रहे हैं। ये वही पीपीपी है जो आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी बम बिछा कर जाती रही है, बारूद बिछा कर जाती रही है। आपको याद है 2013 के इलेक्शन, उस समय पर जरदारी साहब जब बाहर जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने ईरान से वो डील की थी
गैस पाइप वाली, है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इतने दिन के अंदर या तो हम पाइपलाइन डाल देंगे, और वरना पर डे के हिसाब से हम इतना भुगतान करेंगे। वो शर्त किसने डाली थी? वो जरदारी ने डाली थी। उसको मालूम था अगला इलेक्शन में नहीं जीत रहा हूँ, अगला इलेक्शन नवाज शरीफ को जीतना है, मरने दो वाले को, 5 साल बाद खुद को वापस आना हो सकता है, ये कोई नहीं सोचता पाकिस्तान में। खैर, तो वो बाद में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो सब बात की बातें हैं। खैर, लेकिन दोस्तों ये है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो इनके सामने अब आने जा रहा है। एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या आने जा रहा है? मान लीजिए कि सरकार ठीक ठाक काम कर जाती है तो जाहिर है कि सभी चाहेगी कि कंटिन्यू करें। अब जब ये कंटिन्यू करेंगे तो मार्च के महीने में सीनेट के इलेक्शन होने की बात है। अदरवाइज क्या होगा कि न तो आपके पास पार्लियामेंट होगी प्रॉपर, इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ भी नहीं होंगे, और जो आपका सबसे बड़ा हाउस है पाकिस्तान का पार्लियामेंट का सीनेट के मेंबर्स भी, सीनेट की भी एज जारी होगी, तो सीनेट के इलेक्शन भी आपको मार्च में करवाने हैं। अगर आप मार्च में सीनेट के इलेक्शन नहीं करवाते हैं, अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा कि आपके हाउस में कोई है ही नहीं, पार्लियामेंट ही एक तरह से इनवैलिड है अपने आप में। तो मित्र, ये पाकिस्तान अब इस समय पर एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे बचाव का कोई रास्ता किसी के पास अब नजर नहीं आ रहा है। इस सब के बीच मत भूलिए कि 16 सितंबर के बाद में आएंगे काजी भाई चीसा, और देखना होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बीच में उनका क्या रोल होगा, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कैसे इस हेड ऑन कोलिजन जो होने जा रहा है, इस हेड ऑन कोलिजन को वो कैसे बचाएंगे या कैसे बढ़ाएंगे। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना। एक दूसरी बात मुझे क्या कहनी थी, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो एफडीआई की बात चल रही है, जो ये सिंगल विंडो ऑपरेशन जो शुरू किया है मिलिट्री ने, पाकिस्तान में, जिसके जरिए तमाम एफडीआई लाई जाएगी और सिंगल विंडो ऑपरेशन के जरिए उसको क्लियरेंस मिल जाएगी, रेड टेप को अलग करने के लिए सब किया जा रहा है। इसमें पीआईए का प्राइवेटाइजेशन है, जो माइनिंग के लिए तमाम इनकी चीजें हैं रिकॉर्डिंग उसमें शामिल है, उसमें यूएई और सऊदी अरब के इंटरेस्ट काफी सारे आ रहे हैं निकल कर। अच्छा, तो इस उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है, इन कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। इसमें एक बड़ा मुद्दा उठने वाला है, बहुत बड़ा, और मजे की बात क्या है, हम मतलब भारत चाहे न चाहे पर वहां भारत का नाम आ रहा है बीच में। वो कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब की जो कंपनियां हैं, उनके जो मालिक है जाहिर है वो तो यूएई के सिटीजन हैं या यूएई सऊदी सिटीजन हैं, लेकिन उनकी कंपनीज की जो सीईओज हैं, सीएफओज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियंस। आ गई ना मुसीबत क्या है? 700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट आने वाला था वहां पर मलेशिया से, एक कंपनी का टेलीकॉम सेक्टर में, इमरान खान के वक्त पर डेलीगेशन यहाँ पर आया, और जानते हैं कि सारी बातें तय होने के बावजूद वो एफडीआई क्यों नहीं आई? 700 मिलियन की वो एफडीआई इसलिए नहीं आई क्योंकि जो इंडियन सीईओ था उसका वीजा क्लियरेंस नहीं हुई, सिक्योरिटी की वजह से उसका वीजा क्लियरेंस नहीं किया गया कि भाई इंडिया से है इसका जो सीईओ है, और वो नहीं हुआ। अब आप मांग रहे हैं एफडीआई सऊदी से और यूएई से, जिनकी मेजोरिटी जो उनकी जो कंट्री जो उनकी कंपनीज हैं बड़ी, उनके जो सीएफओज हैं या सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। तो अब आप सिक्योरिटी क्लियरेंस का क्या करेंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा उठने जा रहा है, और बहुत सारे हल्के पाकिस्तान में इस समय पर ये बात कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इस कंट्राडिक्शन के जरिए या इस प्रॉब्लम में कहीं एक हित भी छिपा हुआ है, एक भलाई छिपी हुई है, एक अच्छी बात छिपी हुई है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान अपने रिलेशंस पर दोबारा से गौर करेंगे, या इंडिया पाकिस्तान को यूं कहो, बल्कि मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ, क्या पाकिस्तान अपने रिश्तों पर, जो इंडिया के साथ उसके रिश्ते हैं या इंडियंस को लेकर उसके रिश्ते हैं, क्या वो उन पे रीलुक करेगा? सिंपली बिकॉज दे नीड द एफडीआई, और जो एफडीआई देने वाले हैं जाहिर है उनके जो सीईओज हैं वही आएंगे, और वो इंडियंस हैं, या जो उनके सीएफओज हैं, जो फाइनेंस ऑफिसर्स उनके हैं वो। तो जनाब, ये आ रहा है मुद्दा, और अब देखना ये होगा कि इसका हल कैसे निकलता है या आने वाले दिन क्या शेप लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। इस समय पर यूएस डॉलर 308 रुपए के आसपास चल रहा है ओपन मार्केट में, 302 रुपए के आसपास, 298 के आसपास चल रहा है इंटरबैंक में। डॉलर इस समय बाजार में मिल नहीं रहा है। एक्चुअली मैं आपको जो रियलिटी बताऊं, पाकिस्तान में इस समय डॉलर मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ये पूरी जो इकोनॉमी का जो सिचुएशन है वो है गड़बड़, और अब इससे निकलने के क्या रास्ते आगे निकलेंगे
आने वाले दिनों में हम इस पे बात करते रहेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में और आपसे इस बारे में फिर और आगे बहस की जाएगी। मुझे लगता है ये जो मुद्दे हैं वो गर्म हैं और आने वाले दिनों में अभी इनके ऊपर जो जो इम्पैक्ट्स आएँगे वो आपके सामने और ज़्यादा आएँगे। हम बात जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।